नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और वह भी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमने शुरू किया था और आगे बढ़ते हुए आज हमारा ये इस सीरीज़ का 20वां वीडियो होगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपका पूरा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू के रूप में टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। आज के वीडियो में आपको उत्तराखंड की सिंचाई से संबंधित, उत्तराखंड के पशुपालन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में बोए गए कुल कृषि भूमि के लगभग कितने भाग पर सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है लगभग 47% भाग पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल मंडल में कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुओं, तालाब, झील, पोखरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? अगर गढ़वाल मंडल का पूछेगा तो ये की जाती है लगभग 50.95% पर। ठीक है, गढ़वाल में जो मैक्सिमम सिंचाई की जाती है वो नहरों के माध्यम से की जाती है, जबकि कुमाऊं में जो मैक्सिमम सिंचाई की व्यवस्था है वो नलकूप के माध्यम से की जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वाधिक और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक सिंचित जिला आपका उधम सिंह नगर है और सबसे कम सिंचित जिला आपका चमोली जनपद है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है? उधम सिंह नगर। सबसे कम कौन है? चमोली जनपद। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में और उसके अलावा भी अलग अलग एग्जाम में उत्तराखंड के ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये आपके रुड़की में स्थित है। देखिए, रुड़की आपके हरिद्वार में आता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर लोकेशन अगर दी हो तो आपको उसी को चयन करना होता है। ठीक है, तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ऑप्शन डी रुड़की में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र के किन जिलों में नलकूपों का विस्तार अधिक है? देखिए, कुमाऊं में नलकूपों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, कुमाऊं की लगभग 44% जो सिंचाई व्यवस्था है, 44.57, वो इन्हीं के माध्यम से होती है। गढ़वाल में अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक नलकूपों का विस्तार कौन से जनपद में है, तो गढ़वाल में है हरिद्वार में। ठीक है, और कुमाऊं में उधम सिंह नगर। उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऊपरी गंगा नहर जिसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, का निर्माण किन वर्षों के मध्य में कराया गया था? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के मध्य में किया गया था। ठीक है, दोनों वर्ष आपको याद रखने हैं। इस जो ये नहर थी, इसका उद्घाटन उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, इसके द्वारा किया गया और इस नहर को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पीबी कौटले ने निभाया था। ठीक है, इसीलिए पीबी कौटले को आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे, डलहौजी का नाम याद रखेंगे। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ये जो ऊपरी गंगा नहर है इस कालक्रम में बनाई गई, इसका जो आधुनिकीकरण किया गया वो कब किया गया? ये किया गया 1983 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो ऊपरी गंगा नहर है इसका मॉडर्नाइजेशन कब किया गया? 1983 में। ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से उत्तराखंड के किस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? तो ये जो ऊपरी गंगा नहर है हरिद्वार के समीप से निकाली गई है और कानपुर तक ये जाती है। ठीक है, कहां तक जाती है? कानपुर तक। और इसके माध्यम से उत्तराखंड का जो हरिद्वार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी सिंचाई यहां पर की जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे होगा। हरिद्वार में भीमगोड़ा से निकलने वाली पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है? ऊपरी गंगा नहर के बारे में हमने देखा, ये जो पूर्वी गंगा नहर है यहीं से निकल रही है हरिद्वार के भीमगोड़ा से, और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें 48.55 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी में भी और वहीं से ये एमसीक्यू बने हुए हैं। शारदा नहर किस स्थान से निकाली गई है? शारदा नहर आप जानते हैं ये काली नदी पर बनी है, काली नदी को ही शारदा कहते हैं, तो उसी के नाम पर है शारदा नहर। ये नहर आपके बनबसा जो चंपावत में है यहां से निकाली गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? जो शारदा नहर है इसका निर्माण आपके 1928 में हुआ था। ठीक है, इसके बनने का काम 1920 में शुरू हो चुका था, लेकिन ये बनकर कब तैयार हुई? 1928 में। तो आप इसको याद रखेंगे, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1928 में। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के समीप बांध बनाकर निकाली गई रामगंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? अब देखिए, रामगंगा नहर की जो पूरी लंबाई है आपकी, ये पूछी जा रही है, ये है 3200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इस नहर के माध्यम से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख एकड़ की भूमि को यहां पर सिंचित किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? जो जमरानी बांध परियोजना है इसके माध्यम से उत्तराखंड के 2 जनपद महत्वपूर्ण है, एक है आपका नैनीताल और दूसरा है उधम सिंह नगर। इनको सिंचाई की व्यवस्था यहां पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टिहरी बांध परियोजना के माध्यम से राज्य के किन जिलों में सिंचाई की जा रही है? टिहरी बांध को लेकर आपसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम यहां पर सिलसिलेवार देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किन किन जनपदों में सिंचाई की जाती है। राइट आंसर है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी। ठीक है, जो ये टिहरी परियोजना थी इसको योजना आयोग ने मंजूरी कब दी थी? ये क्वेश्चन बनता है, तब आप बताएंगे 1972। ठीक है, योजना आयोग ने मंजूरी कब दी? 1972। जो टिहरी बांध था इसके बनने का काम कब से शुरू किया गया? तो काम शुरू हुआ तब आप बताएंगे 1978। ठीक है, भारत सरकार ने इस काम को अपने हाथों में कब लिया? क्योंकि इससे पहले यूपी का सिंचाई विभाग इस काम को कर रहा था। भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया 1988 में। ठीक है, 1988 में ही टीएचडीसी का गठन कर दिया गया। टीएचडीसी को टिहरी बांध का काम कब दिया गया? तब आप बताएंगे 1989 में। ठीक है, जो ये टिहरी बांध है इसके माध्यम से पहला चरण कब शुरू किया गया? 1000 मेगावाट का, वो शुरू किया गया 2006 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, योजना आयोग की मंजूरी, काम शुरू हुआ, सरकार ने टीएचडीसी का गठन किया, टीएचडीसी को काम दिया और बिजली उत्पादन शुरू हुआ। एक और इंपॉर्टेंट वर्ष है जो आपको याद रखना है, वो है 1986। जब टिहरी परियोजना को योजना आयोग ने मंजूरी दी, उस समय यह परियोजना केवल 600 मेगावाट की थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद हुआ क्या? 1986 में जो उस समय का सोवियत संघ था, यानी कि आज का रशिया, उनके राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत दौरे पे आए। उनके साथ टिहरी परियोजना को लेकर समझौता हुआ। कब? 1986 में। और ये 600 मेगावाट की परियोजना 2400 मेगावाट की परियोजना में बदल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है वहां किस सिस्टम के द्वारा सिंचाई की जा रही है? तो राज्य में जहां पर पानी की उपलब्धता कम होती है वहां पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा यहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिलों में विश्व बैंक के वित्त पोषण पर विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना ग्राम्या का संचालन किया जा रहा है? तो इसका संचालन राज्य के 7 जनपदों में किया जा रहा है। प्राकृतिक गदेरों के पानी के संचय हेतु किसका निर्माण किया जाता है? तो इसके लिए गूलों का निर्माण किया जाता है। उत्तराखंड में वर्ष 1985 से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1985 से उत्तराखंड में निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि राज्य में निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत कब की गई? 1985। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। पहला कथन है,
उत्तराखंड का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र ऋषिकेश है, नहीं, ऊपर हमने पढ़ा कौन है, चमोली। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण डलहौजी ने करवाया था, बिल्कुल सही है, इसी के काल में हुआ, इसी ने करवाया था। हालांकि जो डिजाइनर था वो कौन था, पीबी कॉटले। ठीक है, तो ये सही है। सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास गढ़वाल मंडल की तुलना में कुमाऊं मंडल में अधिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड और तीसरा जो कथन है आपका, ये दोनों सही हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में पशुधन संख्या कितनी है? अब ये करंट अफेयर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 20वीं पशु गणना हुई है 2019 में, इसके अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या यहां पर कितनी है? ये है आपकी 44.22 लाख है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। 20वीं पशु गणना 2019 में उत्तराखंड में पशु गणना 2012 की तुलना में कुल गौवंशियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गई है? तो लास्ट कब हुई थी गणना? 2012 में, अब हुई है 2019 में। तो करंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और इसमें जो गौवंशियों की संख्या है यहां पर 7.95% की कमी यहां पर देखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना आपके ऋषिकेश में की गई है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में गौवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो यह किया गया है गौ सेवा आयोग का। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो यह क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछा था 2017 में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है। पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु आहार निर्माणशाला स्थापित की गई है। यह कहां पर स्थापित की गई है? इसे उधम सिंह नगर में बनाया गया है। चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने चारा बैंकों की स्थापना की गई है? तो देखिए, जो ये चारा विकास कार्यक्रम था, इसके तहत राज्य के 2 स्थानों पर चारा बैंक बनाया गया है। एक आपके पशुलोक जो कि आपका ऋषिकेश में है, और एक आपका पंतनगर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था आपके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2002-2003 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसको, ये जो प्रोजेक्ट था, इसे केंद्र सरकार की मदद से यहां पर शुरू किया गया था, और इसी को ढंग से चलाने के लिए देहरादून में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपके मुक्तेश्वर में है, नैनीताल में है। ठीक है। भारत उत्तराखंड में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहलाता है। तो राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहलाता है जो मुक्तेश्वर की प्रयोगशाला है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो आपका सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, कहां पर है? आपके मुक्तेश्वर में है। यानी कि इसे इंग्लिश में अगर हम हिंदी में कहें तो भारतीय जो पशु चिकित्सा विज्ञान है, जो आपका भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है, इसकी बात की जा रही है, और इसी को पशु चिकित्सा का विज्ञान का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जो ये भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है आपके यहाँ पर मुक्तेश्वर में, इसकी स्थापना 1893 में करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी? एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा करी गई थी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, एल्फ्रेड लिंगार्ड, जो आपका ये पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का जिसको कहते हैं हम, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, किसने बनाया था 93 में? एल्फ्रेड लिंगार्ड। मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के टीके बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है? तो जो ये आपका मुक्तेश्वर की प्रयोगशाला है, यहाँ पर रानीखेत रोग ये मुर्गियों में होता था, रिंडरपेस्ट रोग, इन दोनों के टीके बनाने का श्रेय इस संस्था को जाता है। इसके अलावा एक और रोग आया था, सर्रा रोग, इसका टीका बनाने का श्रेय भी मुक्तेश्वर की जो ये प्रयोगशाला है इसी को जाता है। ठीक है, जो ये सर्रा रोग था, इसके ऊपर शोध कार्य एल्फ्रेड लिंगार्ड ने किया था। जो ये रिंडरपेस्ट नाम का टीका है, इसकी खोज
एडवर्ड ने करी थी। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड ने 1924 में। उत्तराखंड के किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये आपके देहरादून के जो श्यामपुर है यहां पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड में पहला डेयरी संघ जो था ये 1949 में स्थापित किया गया था और ये पेपर में पूछा जा चुका है। कब स्थापित किया गया था? तो इसे किया गया था 1949 में। कहां पर? हल्द्वानी में। ठीक है, ऑप्शन डी में। राज्य के किस जनपद में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है? तो राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना आपके उधम सिंह नगर में की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो पहला आपका दुग्ध संघ था कहां पर बना? डेयरी संघ, ये बना हल्द्वानी में। जो आपका मिल्क पाउडर प्लांट है ये उधम सिंह नगर में है और जो आपका डेयरी शोध विकास केंद्र है, ठीक है, डेयरी शोध विकास केंद्र, ये आपके नैनीताल में है। ये भी आपके कहां है? नैनीताल में। तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो इनको बेचा जाता है आंचल ब्रांड नेम से और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आपको याद रखना है। समन्वित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किन जिलों में आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है? तो इस योजना के तहत, ये जो योजना थी इसकी शुरुआत होती है 2002-2003 में। ठीक है, इसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह योजना जो थी, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एनडी तिवारी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एनडी तिवारी के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राज्य में ऊन विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत होती है 2004-2005 से। ठीक है, ये पेपर में भी आ चुका है कि जो आपका एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम था इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2004-05 में करी गई थी। उत्तराखंड में अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो राज्य में ऐसे 5 प्रजनन प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें से 3 आपके यहां पर हैं, ग्वालदम, कोपरधार, लमगड़ा। ठीक है, यानी कि चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा। एक और बनाया गया है अल्मोड़ा में, ताड़ीखेत में, और एक आपके चंपावत में है। तो इन 5 जगहों पर आपके जो ये अंगोरा बकरी प्रजनन क्षेत्र हैं इनको बनाया गया है। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो राज्य में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, इसका गठन वर्ष 2006 में किया गया था। उत्तराखंड में रेशम की कौन सी किस्म उत्पादित की जाती है? तो उत्तराखंड में रेशम की अलग अलग किस्में उत्पादित की जाती है, जिसमें मलबरी, टसर, एरी, इसके अलावा मूंगा, ये सब आते हैं। ठीक है, किस चंद राजा ने उत्तराखंड में रेशम की जो फसल थी उसको शुरू करवाया था? सबसे पहले रेशम के कारखाने लगवाए थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद वंश का चौथा राजा था जिसने उत्तराखंड में रेशम के कारखाने लगवाए थे, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? देखिए, मत्स्य नीति को लागू करने वाला पूरे देश में पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सन 2002 में मत्स्य नीति को अपने यहां लागू किया था। उत्तराखंड में मछुआरों के विकास हेतु गठन किया गया है। तो मछुआरों के विकास के लिए राज्य में नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड का गठन यहां पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ करी गई थी? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो मछुआ सहकारी समिति है इनके लिए बीमा की व्यवस्था कब से की गई है? ये की गई है 1985 से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, हम कवर कर रहे हैं, पूरी जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। आज हमने 20वां पार्ट यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।